कल देखिए, कल ऐसा पाषाण शुरू किए थे, ठीक। पाषाण को कैसे बांटे थे, एक तो पूरा पाषाण, उसके बाद में मध्य, ठीक, और उसके बाद में क्या है, नव। नव के बाद में आगे आगे महापाषाण, ठीक। आप इसको तोड़े, फिर उसके बाद इसको भी क्या किया, आप 3 हिस्सों में तोड़े, ठीक। निम्न पूरा पाषाण, ठीक, उसके बाद में मध्य, ठीक, और उसके बाद में उच्च पूरा पाषाण, ऐसे तोड़ लिए थे, ठीक। टाइमिंग के हिसाब से, अगर टाइमिंग तो जनरल नहीं पूछता है ना, टाइमिंग और ना ही याद करें तो ज़्यादा अच्छा है। कल कहाँ तक देख लेते हैं, मध्य पाषाण तक, कल तक आ गए थे क्या, नव भी शुरुआत कर दिए थे ना अपन, कि कृषि की शुरुआत कहाँ हुई, नव पाषाण काल में, ये सारे चीज़ देखे थे, है ना। शिकारी जीवन से फिर स्थायित्व जीवन या संपत्ति की संकल्पना कहाँ देखने को मिली आपको, कहने का मतलब स्थायी जीवन आपने क्या कर दिया था, शुरुआत कर दिया, ठीक। नदियों के पास रहने की शुरुआत, क्योंकि भाई स्थायी जीवन के लिए आपको कृषि करना है, और कृषि के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, पानी, ठीक। उसके बाद चक्के का आविष्कार, है ना। अगर आप पाषाण काल की बात करें और मानव जगत को दिए जाने वाला सबसे बड़ा आविष्कार कौन कौन सा मान सकते हैं, एक तो आग का आविष्कार है और दूसरा कौन सा है, चक्के, बस ये दो हैं। इसके बाद तो फिर अपन कर ही लिए, ठीक। और एक दो चीज़ और, शुरुआत यहाँ पर से क्या किए थे, कृषि, ठीक। कृषि की शुरुआत यहाँ पर से किए, ठीक। स्थायी जीवन, यहाँ पर आप मृदभांड भी देखते हैं। मृदभांड कहने का मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन। आपको पूछा जाएगा कि मृदभांड कहाँ पर से प्राप्त हैं, किस काल के साक्ष्य हैं, तो वो कौन सा है, नवपाषाण काल, ठीक है। यहीं पर से आपको कब्र भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहीं पर से आपको क्या देखने को मिलते हैं, कब्र भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब एकदम पाषाण के घेरे नहीं बोल रहा हूँ मैं कि एकदम पत्थरों के बीच में दबा के, लेकिन कब्र की संकल्पना यहाँ पर लगभग आपको देखने को मिलती है। तो इतना कम से कम ये पाषाण में से याद रखना है। अब बेसिक क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे कल इसको तोड़े था, निम्न पूरा पाषाण, है ना, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण, उसके बाद में मध्य पाषाण काल, और उसके बाद में नव पाषाण काल, ठीक। अभी कुछ कुछ मैं हाईलाइट करा रहा हूँ उस जगह को, बस आप थोड़ा सा नोट करेंगे, या जैसे भी आपको पीडीएफ मिलेगा, या जैसे भी आप थोड़ा सा उसको देखेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका बेलन घाटी। क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा, देखिए, बेलन घाटी देगा और आपको 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। बेलन घाटी से आपको कौन से काल के साक्ष्य प्राप्त हुए, ऐसा क्वेश्चन आपको फ्रेम कर सकता हो, ठीक। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक क्वेश्चन अगर आप इस पाषाण काल से लेके अगर कभी डालने का एग्जामिनर सोचा भी तो एक क्वेश्चन, और उसमें से भी क्या, प्लेस, कि बेलन घाटी से प्राप्त साक्ष्य कौन से काल के हैं, तो कौन से काल के हैं, उच्च पूरा पाषाण काल के हैं। ये ऐसा क्वेश्चन, ये अभी इसको पीएससी पूछा है, स्टेट सर्विस जो हुआ था 2000 अभी वाला रिसेंट वाला, है ना, उसको ऐसे पूछा है, मैच द फॉलोइंग में उसको करके पूछा हुआ था, ठीक है। तो इन जगहों को बस आप थोड़ा सा देख लेंगे। कल अपन आदमगढ़ वगैरह भी देख रहे थे, है ना, मैं उसको एकदम तोड़ के नहीं दिखाता, लेकिन आदमगढ़ में बताया था कि मध्य पाषाण काल का है। बेलन घाटी अगर अपन देखे थे, ठीक, और एक सोहन घाटी देखे थे, निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक। सोहन घाटी, बेलन घाटी, उसके बाद पल्लव वर्मन, सोहन घाटी को सोनी घाटी भी बोलते हैं नहीं, सोहन घाटी बोलते हैं, सोनी घाटी इधर नर्मदा वाले क्षेत्र को बोलते हैं, ठीक है। सोहन घाटी उसी को बोला जाता है। एनसीईआरटी में सोनी घाटी दिया है एनसीईआरटी कौन से बुक में, एनसीईआरटी के वर्णमाला, ठीक है, कोई नहीं, अगर लगभग मिला जुला आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखिए, नव पाषाण काल में अब थोड़ा शुरू करते हैं ना, नव पाषाण काल को लेके आते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर पॉइंट को देखिए, प्रारंभिक कृषि संस्कृति, बात नहीं, प्रारंभिक कृषि संस्कृति, इसको अभी देखे थे जस्ट पहले। कपड़ा बुनना भी थोड़ा बहुत शुरुआत हो चुका था। भोजन पकाना, ठीक। अब स्थायी जीवन के साथ अपन बोले कि अब कच्चा कब तक खाएंगे, है नहीं, कच्चा मोमोज कब तक खाएंगे, तो अपन उसको फ्राई कर लिए, ठीक है। अब मार्केट में स्टीम से ज़्यादा ट्रेंड कौन सा है, फ्राइड मोमोज, ठीक है। भोजन पकाना, मृदभांड अभी चर्चा की आपसे, मृदभांड निर्माण, ठीक। मनुष्यों का स्थायी निवास, ये सारा चीज़ है। पाषाण उपकरणों का क्या है, पॉलिशीकरण शुरू, मतलब और जैसे आप किसी भी चीज़ को उपकरण को बनाते हैं लगातार पॉलिश करते हो तो शाइन आता है। पत्थरों को भी जब आप लगातार घिसाई करते जाते हो तो एक समय के बाद चमक जाता है। घर में वो देखे प्लेटफॉर्म बनाते हैं मार्बल पत्थर, तो जब आप खोद के निकालते तो वैसे थोड़ी रहता है,
है ना। जब आप उसको पॉलिश करते हैं, लगातार उसको घिसाई करते हैं तो एक अलग चमक आती है उसमें, है ना। तो ये चमकाहट आपको कहाँ देखने को मिलती है? नवपाषाण काल में। पहिया का आविष्कार, ये भी अपन देखें, ठीक। अग्नि का प्रचलन, ये तो खैर आ चुका था, लेकिन वृहद पैमाने पर प्रचलन आप अग्नि का कहाँ देखते हैं? नवपाषाण काल में। क्योंकि भाई मिट्टी को पकाना है, मिट्टी के बर्तन को पकाना है, तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? आप अग्नि का, ठीक। जगह कुछ आप याद रखेंगे, कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्या? बुर्ज होम, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? बुर्ज होम। कोल्डी हवा, है ना। कोल्डी हवा में आपको साक्ष्य मिलते हैं धान के। पहली बार कृषि उपज के साक्ष्य आपको कहाँ देखने को मिले हैं? कोल्डी हवा। फ्रिज में रखते नहीं उपज को अपन, खाने कहाँ रखते हैं? बचे हुए खाने को फ्रिज में रखते हैं, तो धान को भी कहाँ रखे थे अपन? कोल्डी हवा, ठीक। कोल्डी हवा कहने का मतलब ठंडी हवा, ठीक है। बुर्ज होम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुर्ज होम और कोल्डी हवा, ठीक। भीमबेटका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मध्यपाषाण काल के लिए। तो ये टेबल आप बस हल्का से एक बार रीड करके जाएंगे, इससे बाहर से क्वेश्चन आपको पाषाण काल से नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। क्या क्या उन्नति किए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। कौन कौन से प्लेस है, ये यहाँ लिखा हुआ है, और कौन कौन सा टाइम है, ये यहाँ लिखा हुआ है। बुर्ज होम, बुर्ज होम, यहाँ पर आपको टीले मिले हैं। कहने का मतलब जब मैं आपको बताया ना कब्र की शुरुआत, है ना, तो पहली बार कब्र के साक्ष्य आपको बुर्ज होम में ही देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर से दो नाम, एक तो बुर्ज होम है और आपके लिए कौन सा? कोल्डी हवा। ये कोल्डी हवा ये उत्तर प्रदेश के आसपास में पड़ता है, ऐसा जगह तो नहीं पूछता। बाकी इसमें और कुछ है क्या? नहीं। यहाँ पर से ये बेलन घाटी, ठीक। और यहाँ पर से आपके लिए क्या है? ये सोहन घाटी। चलिए, तो यहाँ पर से पाषाण स्वर्ण वाला चैप्टर क्लोज। अब अपन मेन एंटर करते हैं कहाँ? सिंधु घाटी के लिए, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। अब कुछ इन जनरल बताना, फिर उसके बाद उसको पीडीएफ उसमें देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता। टाइम फ्रेम क्या लेके चलते हैं आप इनका? लगभग 2500 से आप कहाँ तक लेके आते हैं इनको? 1750 BC तक लेके आते हैं, ठीक है। इनका टाइम पीरियड। कई इतिहासकार ये मानने की कोशिश करते हैं कि भारत की शुरुआत आर्यों के द्वारा ही हुई है। आर्यों कहने का मतलब वैदिक काल से। बहुत सारे इतिहासकार ये आपको बताने की कोशिश करते हैं कि पाषाण काल के बाद सीधा कौन सा काल आप देखे हैं? वैदिक युग। लेकिन बहुत समय के बाद में एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है क्या? चार्ल्स मैसन। लगभग 1826 के आसपास, है ना, 1826 के आसपास इन्होंने एक सप्त सैंधव प्रदेश की बात की, है ना। सैंधव प्रदेश जिसको बोलते, सप्त तो नहीं, सैंधव प्रदेश की बात की कि भाई सैंधव प्रदेश के आसपास भी आपकी क्या थी? एक सभ्यता थी, सैंधव प्रदेश। सैंधव प्रदेश कहने का मतलब जो सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं ना, सिंधु और उसकी टेरिटरी, कहने का मतलब कैसे? इसको ऐसे देखिए, ठीक। ठीक, ये वाला जो एरिया है ना, सिंधु नदी यहाँ सेंटर करती है, यहाँ गिरती है, ठीक। ये वाला एरिया क्या कहलाता है? यहाँ पर से फिर इसकी अलग अलग नदियाँ, सहायक नदियाँ, कैसे सिंधु की सहायक नदी और कौन कौन सी है? चिनाब है, सतलज है, ठीक है, झेलम है ना, रावी, व्यास, ये सारे हैं। संख्या इनकी लगभग कितनी हो जाती है? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में आपको बताने की कोशिश किया कि भाई सप्त सैंधव प्रदेश में भी क्या थी? एक सभ्यता विद्यमान थी। जो वैदिक जो आ रहे थे उनसे भी पहले क्या थी? सभ्यता आपके पास में थी। इन्होंने क्या किया? 1826 में आपको किसके डायरेक्शन दिए या इंडिकेशन दिए? सैंधव प्रदेश में क्या? एक सभ्यता के होने के, ठीक। और अपनी एक किताब लिखी 1842 के आसपास। किताब इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो उसमें और थोड़ा सा इन डिटेल इन्होंने बताने की कोशिश किया कि भाई इस क्षेत्र में क्या एक सभ्यता विद्यमान थी। ये सभ्यता और ज़्यादा मुख्य रूप से कब आई? 1921 में, है ना, 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग,
लॉर्ड कर्जन बनवाते हैं उसको, ठीक है, 1904 के आसपास में, ठीक है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, ठीक। इससे पहले जो विभाग बने थे वो अस्थायी थे, कहने का मतलब एक पुख्ता आपको विभाग के तौर पर नहीं बनाया गया था, बस एक ऐसी संस्था थी जो काम करती थी। लेकिन जब लॉर्ड कर्जन आए तो उन्होंने एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड एक क्या स्वतंत्र संस्था ही बना दी। स्वतंत्र संस्था कहने का मतलब उसके हाथ में क्या दिए गए, पावर दिए गए, ठीक है। और उसके बाद में वहाँ के प्रेसिडेंट कौन बने, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। बस इन्हीं के दिशा निर्देशों में इस एरिया में क्या चीज़ की शुरुआत की, उत्खनन की, है ना। इस क्षेत्र में क्या शुरुआत किया, उत्खनन का शुरुआत हुआ, ठीक है। देखिए सब सैंधो प्रदेश के बारे में सबसे पहले बात चर्चा किन्होंने की थी, चार्ल्स मैसन ने, है ना। उसके बाद लगभग 100 साल लग गया आपको, 1826 से कहाँ तक आने में, 1921 आने में। और 1921 में एक विभाग बना जिसको आप क्या बोलते हैं, ASI के नाम से जानते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। और इसके उस समय के अध्यक्ष कौन थे, जॉन मार्शल। इन्हीं के दिशा निर्देशों में फिर शुरुआत हुई किसके, उत्खनन की। कौन से प्रदेश की, सैंधो प्रदेश। और यहाँ पर से जो आपको सभ्यता प्राप्त होती है उसी को आप किस सभ्यता के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि किस घाटी पर विद्यमान थी ये, सिंधु और उसकी सहायक नदी में, इसीलिए सभ्यता का नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए अब कुछ थोड़ा सा और रैंडम फैक्ट, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, आकार कैसा अगर पूछ लिया जाए तो, अगर आकार पूछ लिया जाए तो त्रिभुजाकार। कैसे त्रिभुजाकार, अब इसको देखिए, अब एक चीज़ देखिए, ये पाकिस्तान ऐसे बना सकते हैं क्या आप, ये पाकिस्तान, ठीक। और इसी के आसपास में ये क्या है आपका, अफगानिस्तान, ठीक है, इतना बना सकते हैं, ठीक। अब सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली थी, देखिए कौन सा कलर इस्तेमाल नहीं हुआ है इसमें, रेड नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ से लेकर इस एरिया से थोड़ा सा अफगानिस्तान यहाँ तक, उसके बाद में महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, और उसके बाद में ये। तो ये जो हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है ये कौन सा क्षेत्र था, थोड़ा सा ज़्यादा कचरा हो गया लेकिन आपको समझ जाने के लिए इतना काफ़ी है। ये आपका क्या है, नॉर्दर्न पॉइंट, है ना। ये आपका हल्का सा और त्रिभुजाकार और टूटेगा, ठीक। यहाँ पर एक अफगानिस्तान में एक क्षेत्र पड़ता है, कौन सा क्षेत्र है उसको बताते हैं, वो आपका ईस्टर्न पॉइंट होगा। पाकिस्तान में एक पड़ता है वो वेस्टर्न पॉइंट होगा, और ये आपका क्या है, दक्षिणतम, ठीक है। ईस्ट वेस्ट, सॉरी ये ईस्ट ये होगा, ईस्ट ये हो गया, ज़्यादा कचरा हो गया, छोड़िए इसको। आकार इसका कैसा है, त्रिभुजाकार, आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, ठीक। और लगभग क्षेत्रफल कितना है इसका, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्या है, एरिया, ठीक। अब इस चीज़ को देखिए, सबसे उत्तर में अगर कोई क्षेत्र पूछा जाए, उसके बाद इंडिविजुअल के एक स्टेट को देखेंगे अपन। अभी तक यहाँ तक समझ में आया, शुरुआत आप कहाँ से कर रहे हैं, ठीक। सबसे प्राचीन सभ्यता में से किसको माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। बाकी इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी आगे देखते हैं, अभी इन जनरल ऊपर ऊपर देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। जैसे गाड़ी लेने जाते तो ऊपर ऊपर बताता है आपको इतने का माइलेज, इतना पावर, इतना वो लंथन, ऐसा। वो आप किसी काम का नहीं होता, आपको एक ही चीज़ से मतलब होता है, माइलेज बताओ करके, ताकत वकत मत बताओ, कौन सा मेरे को 100 में चलाना है ना, एवरेज बताओ कितना देती है, ठीक है। कुल मिला के बात इतना है कि सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में चर्चा किया, ठीक। उसके बाद खुदाई सबसे पहले किन के नेतृत्व में हुआ है, जॉन मार्शल। कब है, 1921। अब क्षेत्र कौन कौन से है उसको आगे देखेंगे अपन, ठीक। उसके बाद में आकार इसका कैसा है, त्रिभुजाकार, और इसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद सबसे उत्तर में जो क्षेत्र पड़ता है इसका तो कौन सा है, मांडा। ये कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। उत्तर के बाद में दक्षिण, 10 से दक्षिण, 10 से दैमाबाद, ये कहाँ पड़ता है आज के डेट में, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। उसके बाद पूर्व, पूर्व में क्या है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर,
पूर्व, ये कहाँ पड़ता है? यूपी, ठीक है। और सबसे पश्चिम में पड़ता है क्या आपके लिए? सुतका गेंडोल। ये वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में कि अफगानिस्तान में? अभी पाकिस्तान में, ठीक है। ये 4 जगह क्या है? सबसे, देखिए क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर का स्थल कौन सा है ना? कौन सा है? मांडा, ठीक। उत्तर के बाद सीधा नीचे आइए, दक्षिण, द से दक्षिण, द से दैमाबाद, ठीक। कहाँ पड़ता है इन जनरल, ये भी पूछ लेता है अगर स्टेट वाइज एकदम पूछना चाहेगा आपको तो, ठीक है। वो कौन सा है? दैमाबाद। उसके बाद पूर्व में कौन सा है? आलमगीर पूर्व, ये कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक। उसके बाद में कौन सा है? पश्चिम। पश्चिम कहने का मतलब सुतका गेंडोल, ठीक। वो है क्या आपका? ये 4 जगह आपके काम के हैं। और इसके बाद इन्हीं के साथ की जो कुछ सभ्यता थी, पैरेलल जो सभ्यता थी, उसमें सबसे मेन कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर पूछा जाए, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की पैरेलल की कौन सी सभ्यता थी, तो वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। हाँ, बस फर्क इतना है कि सिंधु घाटी सभ्यता उस समय की सबसे पहली क्या थी? नगरीय सभ्यता थी, नगरीय नियोजन करने में आता था। बाकी मेसोपोटामिया में और भी 5-6 सभ्यताएँ हैं, अपने को उन सबसे किसी काम का नहीं। जैसे मिस्र की सभ्यता है और अलग अलग सभ्यताएं, अपने कोई काम नहीं उससे, ठीक। तो इनके पैरेलल कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया। और सिंधु घाटी सबसे विश्व की सबसे पहली क्या है? नगरीय सभ्यता। इसे कैरेक्टरिस्टिक में सबसे मेन पॉइंट क्या है? नगरीय सभ्यता, ठीक। अब बात आता है क्या नगरीय सभ्यता, तो इसके भी कैरेक्टरिस्टिक को यहीं देख लेते हैं पहले, है ना। नगरीय सभ्यता, ठीक। आप कौन से क्षेत्र को नगर बोलते हैं? नगर किसको बोलते हैं आप? गांव नहीं होता? 5 या 10 लाख से ऊपर के जनसंख्या। 10 लाख से 50 लाख तक समथिंग। अच्छा, और 1 लाख से ऊपर जनसंख्या। और कोई 3-4 लोग रहे हैं उसको भी नगर वगर बोलते रहे। कुछ 1 लाख 50 लाख 3 लाख नहीं, 5,000 है अगर, ठीक है, 5,000 है। अगर 5,000 जनसंख्या है, ठीक, 5,000 उससे अधिक, और उनका 75% जो आबादी है वो गैर कृषि कार्यों में क्या है? संलग्न है, तो आज की परिभाषा उसको क्या बोलती है? नगर मानती है। मान के चलिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है? 5,000 या इससे ज़्यादा है, 5 के या ज़्यादा है, और इस जनसंख्या की 75% जो आबादी है वो किन कार्यों में संलग्न है? गैर कृषि कार्यों। गैर कृषि का मतलब समझ के, कृषि के अन्य जो भी काम करती है वहाँ से उनकी आजीविका प्राप्त होती है। ये दुर्ग को शहर क्यों बोलते हैं आप? नगर क्यों है ये? यहाँ कौन करता है एग्रीकल्चर? है ना, नहीं कर पाते कोई, ठीक। और गाँव में बस, तो ये आज की परिभाषा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ अलग था। देखिए, नगरीय नियोजन में सबसे पहले क्या है? सड़कें। सबसे पहले क्या है? सड़कें। सड़कें चौड़ी सड़कें थी, और ये क्या थी? समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। कहने का मतलब ऐसा है ना। शहरों का कैरेक्टरिस्टिक होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल भिलाई स्टील प्लांट। कभी बीएसपी एरिया गए हैं? ऐसे नहीं तो गणेश पूजा नवरात्रि में गए होंगे गरबा नाचने के लिए। रोड को देखें, बिल्कुल एक दूसरे को सरपट पैरेलल काटती हैं, है ना, वैसे ही बनाया गया है, ठीक। और इन्हीं रोडों के आजू बाजू खाली जगह में भी क्या आपके आवास बना दिए जाते हैं। ऐसी है ना, वहाँ पे जितने भी सड़कें हैं जैसे प्लानिंग की जाती है तो बिल्कुल समकोण में काटती सड़कें हैं, ठीक है। उसके बाद जो नाली हैं, सड़कों से लगी हुई क्या है? जो नालियाँ हैं, मान के चलिए बरसात हो गया, पानी भर रहा है, तो इन नालियों को भी जैसे अभी बनाते हैं हमारी गवर्नमेंट। अभी जैसे आप गुजरते हैं तो नाली टकराता है एक, तो जैसे कोचिंग से उतरते हैं तो, है ना, गाड़ी रखने के जाते एक नाली गुजरता है ना, तो एक खुला हुआ है, कभी जाके झपा गए रात रात में, है, पता नहीं चल पाया है, पिए खाए आ गए रात में हड़बड़ा के, घुस गए मुड़ सुद्धा, गाड़ी कहाँ है और आप कहाँ है समझ ही नहीं आ रहा आपको, ठीक है। तो उस नाली को क्या किया जाता था? कवर किया जाता था। अपने वाले कवर भी नहीं कर पा रहे हैं, खोल के रख दिए हैं, ठीक है। तो नाली कैसी थी? ढकी हुई थी ऊपर से। नाली कैसी हुई थी? ढकी हुई थी। उसके बाद जो आपके आवास थे, है ना, आपके जो आवास हो गए, तो
आपके जो आवास थे ये कैसे पक्की ईंटों से बने हुए थे, ठीक है। गांव में तो अपन माटी वाटी से भी छाप के बराबर कर देते हैं, ठीक है, होता है कि नहीं ये चीज़, ठीक है, पक्की ईंटों से बने हुए हैं, ठीक। उसके बाद जो शहर भी थे आपके वो दो हिस्सों में बटे होते थे, कैसे, कहने का मतलब क्या था, अच्छा एक चीज़ और था, जैसे मान के चलिए कि कोई सड़क है, ये यहाँ से सड़क है आपकी, अब मान के चलते यहीं पर कोई घर है, तो आज ज़माना कैसा है, ये सड़क और यहीं पे आ रहा आपका गेट, और यहीं बैठ के आप दातून कर रहे हैं उसके बाद में, ठीक है, ठीक है, और जहाँ तक आप थूक दिए वहाँ तक एरिया आपका है, ठीक है, इसी में लड़ाई झगड़ा हो गया, है नहीं। आज आपका 1000 स्क्वायर फीट जगह होता है, 4 फीट अगर एक्स्ट्रा घेर लेते हैं वो नाली बनाने के चक्कर में, घर का स्लोप जाना लो, पूरे परिवार वाले उसी में उतरेंगे, आपने इस जगह को भी क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता में इस घर का एंट्रेंस होता था पीछे की ओर, आप यहाँ से घूम के यहाँ जाएंगे, आपका जो ओपनिंग है रोड की ओर नहीं होगा। आप मैनेजमेंट, अभी आपके घर का लड़का से तेज दौड़ के निकला तो गाड़ी के साथ लड़का भी शायद, होता है कि नहीं होता है। आज आप सड़कों में बचने सबसे पहले किसी घर के पास से गुजरते तो हॉर्न मारते गुजरते, जानो मानो मंदिर है, डर ये होता है कि कोई भी अचानक से बाहर ना आ जाए, है ना। तो यहाँ पर ये व्यवस्था की गई थी कि भाई जो आपको जो दरवाजे मिलेंगे वो कहाँ है, घर के पीछे की ओर मिलेंगे आपको, और फिर यहाँ से आप घूम के कहाँ जाएंगे, आप सड़कों में जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद सड़कों से भी जो नालियाँ निकलती थी, सॉरी घरों से भी जो नालियाँ निकलती थी यहाँ पर आके क्या है उनको मिलाया जाता था, और ये कैसे होते थे, भूमिगत, ऊपर नहीं दिखते थे आपको, ठीक है, वो कैसे होते थे, भूमिगत, जैसी पानी बरसता देखते हैं, नाली कहाँ है सड़क कहाँ पता नहीं चलता, सब 12 हाल है अपने इधर पे, ठीक। तो उस लेवल की जो नगर नियोजन था हम आज तक उसको क्या है नहीं अपना पाए, या उस लेवल में यहाँ पर बना ही नहीं पाए। किसी भी शहर की बात कर लीजिए, एक BSP प्लांट की आप टाउनशिप को देख सकते हैं जो उस लेवल में काम की है, बाकी अब तो जितने भी टाउनशिप बने सब बर्बाद है ना, उस लेवल का इंजीनियरिंग आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। अच्छा मैं वहाँ पे एक बात बता रहा था ना, जैसे नगर भी है, मान के चलिए कोई सोसाइटी बसी है तो इसमें भी 2 प्रकार के लोग रहते थे, 2 प्रकार के लोग कहने का मतलब, नगर के एक हिस्से में किले का निर्माण किया जाता था, है ना, जैसे मान के चलिए ये एरिया किन का रहेगा, किलों का, यहाँ पर कौन रहेंगे, शासक वर्ग, शासक वर्ग कह सकते हैं या प्रधान वर्ग कह सकते हैं, ठीक है। और अब नीचे वाला जो हिस्सा रहेगा वहाँ पर क्या है, जो आपके जो आम नागरिक हैं, है ना, तो 2 हिस्सों में क्या कर दिया था, बांट दिया गया था। आज भी देखते हैं ऐसी होता है, सिविल कॉलोनी अलग होती है, जो शासकीय कर्मचारी जहाँ रहते हैं उनकी कॉलोनी अलग होती है, आपकी कॉलोनी अलग होती है, कभी भी उनको बीच में लगाया जाता क्या आपके, कभी नहीं। इवन IAS IPS को तो कभी आपसे नहीं मिला के रखा जाएगा, उनको दूर ही रखा जाएगा। हाँ बाकी अब छोटे लेवल के अधिकारी हैं तो आप उस बीच में रह सकते हैं जनता के बीच में, लेकिन आप जैसे ही सेकंड रैंक फर्स्ट रैंक में चले गए, फर्स्ट रैंक को तो मेनली उनको सोसाइटी से थोड़ा दूर ही रखा जाता है, उससे भी कारण होते हैं, खैर वो कारण अपने किसी काम का नहीं, अभी बाद में बात करेंगे उसमें, ठीक है। तो नगरीय सभ्यता थी, ठीक। उसके बाद सड़कें कैसी थी, समकोण प्रकार की थी, नाली कैसी हुई थी, ढकी थी, और आवास कैसे थे, पक्की ईंटों। कुछ कुछ जगह पे आपको कच्ची ईंटें भी मिली हैं लेकिन आपने उतना काम करना, ठीक। सबसे पहला स्थल जिसका उत्खनन किया गया वो कौन सा है ना, सबसे पहला स्थल जो खनन किया गया वो कौन सा है, हड़प्पा, ठीक है। और इसका खनन करता कौन है, दयाराम साहनी, किसके दिशा निर्देश पर, जॉन मार्शल, ठीक है। तो ये मान के चलिए ये SP है और ये TI है, ठीक है। तो कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जाता है तो SP के दिशा निर्देशों में किया जाता है, ठीक है। तो जॉन मार्शल जी क्या है, हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया, इसलिए इस सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। नदी की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और स्थल सबसे पहला खोजा गया हड़प्पा, इस वजह से इसको किस नाम से जानते हैं आप, हड़प्पा सभ्यता। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, क्षेत्र मिलते गए, जैसे कि उस समय की प्रचलित जो भाषाएं थी, है ना, जैसे कि उस समय फारस, मैं बताया ना आपको कि कौन सी पैरेलल सभ्यता है आपकी, मेसोपोटामिया, है ना। तो इन दोनों के बीच में व्यापार होता था, तो जब व्यापार होते थे तो उसका नाम भी बताया जाता था कुछ कुछ चीज़ों का,
है ना, तो उससे कोरिलेट करके बताने की कोशिश की गई। जैसे कुछ कुछ साक्ष्य मिले, ऐसा नहीं कि सब नाम पहले से विद्यमान थे, कुछ कुछ स्थानों के आधार पर भी जहाँ साक्ष्य मिले हैं उस आधार पर भी अपन क्या है नाम रखें। जैसे कि एक स्थल है राजस्थान का कालीबंगा नाम से, है ना, तो वहाँ पर चूड़ी, कालीबंगा का नाम क्या मतलब मीनिंग ही होता है उसका क्या, काले रंग की चूड़ी। तो उस चक्कर में फिर कुछ कुछ नाम ऐसे पढ़े, बाकी नाम से ऐसा कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया, हड़प्पा, ठीक है। और खोजने वाले कौन है, खोज करता दयाराम साहनी। और यहीं पर तीसरा सवाल, ये कौन सी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट, ठीक है। आज वर्तमान में कहाँ है ये, पाकिस्तान में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन अब कैसे फ्रेम किया जाएगा। सबसे पहला आपको क्या देगा, स्थल देगा, पूछेगा इसका क्या बताइए, खोज करता बताइए, ठीक, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन कौन सी नदी के तट पर है, ये दोनों क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि भाई ये बताइए कि हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा स्थल है वो कौन सी नदी के तट पर है ना। देखिए किसी भी सभ्यता का विकास, मैं आपको बताया कि भाई आपने नवपाषाण काल देख लिया था, नवपाषाण काल में आपने नदियों के आसपास बहना बोलता हूँ रहना शुरू कर दिए थे, ठीक, आवास आपके स्थायी हो चुके थे, धारेदार बह गया था मैं भी ठीक है, तो रहना आप निवास शुरुआत कर दिए थे। तो ये चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड कहाँ देखने को मिली आपको, सिंधु घाटी सभ्यता। जितने भी आपके बड़े नगर बने वो किसी न किसी नदी के क्या है, तट पर आपको देखने को मिलते हैं, आज भी हैं वैसे ही। दुर्ग कौन सी नदी के तट पर है, हर बड़ी नदी किसी न किसी क्या है, नदी के, सॉरी शहर, वो कह रहा है, गला क्यों सूख रहा है मेरा, जरा पानी दो। विमल विमल खाना पड़ेगा लग रहा है। धन्यवाद। सोडा का बॉटल है? चलिए, ग्लूकोज है, चलिए ठीक। आप देखिए तीसरा सवाल कैसे, पहला आप देखिए हड़प्पा, ये स्थल पूछेगा आपको, इसको खोज करता पूछेगा। दूसरा सवाल कौन सी नदी के तट पर है, ठीक। तीसरा पूछेगा यहाँ से प्राप्त होने वाले क्या, साक्ष्य, यहाँ से प्राप्त होने वाले क्या, साक्ष्य। बहुत कम चांस है कि आपको एकदम सोसाइटी में ले जाके घुमाने की कोशिश करें, है ना, जैसा सिंगल स्टेज एग्जाम है, जैसा उसका तरीका है, तो बहुत कम ही चांस है कि आपको एकदम ज़्यादा उसकी सोसाइटी और समाज उमाज को लेके एकदम क्लिष्ट करने की कोशिश करेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन रखने का कोशिश करेगा। आप इसका फैक्ट बताइए कि हड़प्पा से आपको क्या क्या स्थल प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन समझ में आ गया था, कहाँ से कहाँ तक आया अपन, ठीक। ये चार्ल्स मैसन, जॉन मार्शल, सन नहीं पूछता क्या सर, हड़प्पा कौन से सन, नहीं, अलग अलग सब 8-10 साल सब में फ़र्क है, वो कभी नहीं पूछेगा। उतना याद करने के लिए जाएंगे तो बाकी इतिहास भूल जाएंगे, ठीक है, उतना याद करना ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर पहले अपन दो चीज़ों को पढ़ते हैं, है ना, हालांकि इसको मिला के रखना था बट मैम ने अलग अलग बना दिया है, फिर भी चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहला स्थल कौन सा है, हड़प्पा, ठीक है। कौन सी नहीं, सीधा याद करते चलना ना, एकदम ऐसा नहीं कि लिख रहे हैं, अब यहीं याद करो, टाइम इतना नहीं कि घर में जाकर पढ़ेंगे आप, सीधा याद करते चलिए। हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है, सब आप पहले पढ़े हुए, हल्का सा टच करना है आपको, रावी नदी के तट पर है ना। सबसे पहले खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी, है ना। बाकी अभी कहाँ पर पढ़ रहा है, बस इतना ही जनरल आपको याद रखना है, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है कि सिंध प्रांत, लरकाना, जिलात, पाकिस्तान, ये सब नहीं, अपने किसी काम का नहीं, बस आपको 3 चीज़ यहाँ से याद होना चाहिए, हड़प्पा, नदी कौन सी है और खोजकर्ता कौन है आप, ठीक है। उसके बाद मोहन जोदड़ो, ठीक है, ये कौन सी नदी के तट पर है, सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ तक आपके भारत में बहती है, पंजाब, पंजाब में बहती है, पक्का, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, हाँ बोले यही ब्यूरोक्रेट्स के बाजू से बोले, सिंधु कश्मीर से ही बाहर हो जाती है, ठीक है सिंधु नदी कश्मीर से ही बाहर हो जाती है, वो सीधा वहीं से पैरेलल निकल जाती है, ठीक है, भारत में नहीं है, ठीक है। कैसे कर रहे हैं आप लोग, चलिए दूसरा चनुतड़ो, अच्छा सॉरी मोहनजोदड़ो कौन है क्या, सिंधु नदी,
इसके खोजकर्ता कौन है? राखल दास बनर्जी। ठीक, सीधा याद करेंगे। चनुदड़ो, ठीक है, ये भी कहाँ है? सिंधु नदी, है ना। इनको याद करिए, ठीक है, इनको याद करिए। चनुदड़ो के खोजकर्ता कौन है? मजूमदार। हर जगह कहा है इन जो लोग को लाना है, ठीक है, अपने भारतीय लोग भी काम किए हैं। उसके बाद में क्या है? कालीबंगा, ठीक है। देखो कुछ चीज़ और, जैसे भारत के जो कुछ क्षेत्र के रहेंगे ना, उनको बस आप थोड़ा प्लेस वाइज जोड़ लेना कि भाई आज वर्तमान कौन से स्टेट में है। जैसे कि अपन देखें ना, दैमाबाद वो महाराष्ट्र में पड़ रहा है, आलमगीरपुर वो कहाँ पड़ रहा है? यूपी। तो जो भारत के कुछ क्षेत्र रहेंगे उनको बस अपन को थोड़ा सा देख लेना कि आज वर्तमान में वो किस राज्य में है। बाकी एकदम पाकिस्तान वाले को उतना देखना नहीं है, ठीक है। हड़प्पा ये देख लिए, मोहनजोदड़ो देख लिए, चनुदड़ो कौन सी नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर, ठीक। वर्तमान में भी कहाँ है? पाकिस्तान में। उसके बाद कालीबंगा है ना, कौन सी नदी है? घग्गर। ये पूछा हुआ है ना, कालीबंगा जो स्थल है कौन सी नदी के तट पर है? घग्गर नदी, ठीक। स्थान कहाँ है? ये राजस्थान, है ना। अच्छा, कालीबंगा पीबी लाल बी के था पर ठीक है। ये सहायक है, मेन व्यक्ति कौन है आपके? अमलानंद घोष, ठीक है। कालीबंगा, घग्गर नदी, ठीक है, अमलानंद घोष। ये वर्तमान कहाँ है? राजस्थान। उसके बाद एक कोड दी, इतना आप काम करिए, ठीक, उसको मारिए गोली। रंगपुर ये आपके काम का है, ठीक है। रंगपुर भादर नदी, ठीक। SR राव ये आज कहाँ पड़ता है? गुजरात के अहमदाबाद, ठीक है। रंगपुर में आपको चावल के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। रंगपुर में आपको चावल के साक्ष्य वगैरह मिलते हैं, ठीक। लेकिन उस समय तक ये रापड़ हो गया ना, रोपड़ है ये, ठीक है, ये रोपड़ है, ठीक है। रोपड़ कौन सी नदी के तट पर है? सतलुज नदी, ठीक है ना। ये इतना काम करें, सबका याद करने की ज़रूरत भी नहीं। कहाँ पर है? पंजाब। पूछा हुआ है कि रोपड़ कौन से स्टेट में पड़ता है या किस राज्य में पड़ता है? कौन सा है वो? पंजाब, ठीक। उसके बाद में सबसे मेन आपके लिए लोथल, है ना। लोथल ये कौन सी नदी के तट पर है? भोगवा नदी। लोथल के लिए विशेष बात क्या है? ये क्या है? बंदरगाह शहर। कहने का मतलब कोस्टल एरिया में है, तो वही यहाँ से क्या होता है? व्यापार, ठीक है। लोथल कौन सी नदी के तट पर है? भोगवा। ये भी कहाँ पड़ेगा आपको? गुजरात बस यात्रा की, ठीक है। अहमदाबाद तट से बहुत दूर है, अगर वहाँ पर तट से भी कहाँ से यहाँ आया, ठीक, छोड़िए उसको। उसके बाद में क्या है? आलमगीरपुर। इसको देखें हैं क्या कहीं? कहाँ पर देखें? दिशा में देखे थे, है ना। पूर्व में देखे हैं, ठीक है, पूर्व में देखें। कौन सी नदी है? हिंडन नदी, ठीक है। किसी काम के नहीं। अभी वर्तमान कहाँ पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश, ठीक। उसके बाद सुतका गेंडोर, कहाँ देखें इनको फिर अभी? ठीक है, दाश्क नदी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, सुत दाश्क, ठीक। ये कहाँ है? पाकिस्तान, ठीक। उसके बाद बनावली, ठीक है। बनावली कहाँ है? सरस्वती नदी, है ना। SR बिस्ट, इनको आपको पढ़ना है। RS बिस्ट कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद, ठीक है। उसके बाद में क्या है? धौलावीरा। धौलावीरा क्या है? JP जोशी, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़े नगरों में से किसी को गिना जाता है तो वो कौन है? धौलावीरा। और दूसरा है आपका हड़प्पा, ठीक है। बड़े शहरों में, सबसे बड़े शहरों में किनकी गिनती की जाती है? और धौलावीरा की सबसे खास बात क्या है बताइए तो अभी, और नहीं बता पाएंगे तो कहाँ लौठी उठी? नहीं, अभी रिसेंट का है। संग्रहालय बनाए हैं? कुछ मूर्ति कुछ मिला है। मिला है? यस सर। क्या मिला है? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है उसको अभी, ठीक है। सबसे लेटेस्ट अभी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसको ऐड किया गया है? धौलावीरा, ठीक है।
और अभी रिसेंट का है, मुश्किल से 2022 का ही है ये न्यूज़ है, 22 का है, हाँ 22 का ही न्यूज़ है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, है ना। एक हड़प्पा है और दूसरा कौन सा आपका धौलावीरा, ठीक है। तो इसको आप हाईलाइट करके रखें, क्योंकि धौलावीरा अगर न्यूज़ में है तो कहीं ना कहीं आपको उससे प्राप्त साक्ष्य को भी पूछ लेगा वो, ठीक है। सबसे बड़े शहर कौन सा है, धौलावीरा और हड़प्पा, ठीक। इसकी खोज किसने की है, JP जोशी, ठीक। जोश में थे, बड़ा बड़ा शहर खोज दिए, ठीक है, धौलावीरा, ठीक। बनावली कहाँ है, हरियाणा। नदी कौन सी है आपकी, सरस्वती नदी। खोज करता कौन है, RS बिस्ट। हाँ ये दोनों साथ में, बड़ा शहर है ना, ज़्यादा आदमी लगते हैं खोजने में, ठीक है। ऐसे याद रख लीजिए, एक ही को याद रखेंगे, कौन है, JP जोशी जी, ठीक। चलिए तो फिर से एक बार फटाक से रिवीजन दीजिए। तो शुरुआत कहाँ से किए थे, हड़प्पा। बोलना शुरू करेंगे। हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। खोज करने वाले कौन है, दयाराम साहनी। उसके बाद में क्या है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी, सिंधु नदी। खोज करता कौन है, राखाल दास बनर्जी। बाकी साक्ष्य को आगे देखेंगे, अभी फिलहाल तो इतना याद करिए। उसके बाद चनुदड़ो, ठीक। चनुदड़ो कौन से है, सिंधु नदी, है ना, ये भी वर्तमान पाकिस्तान में है। खोज करता कौन है, मजूमदार जी, ठीक। उसके बाद कौन सा शहर है, कालीबंगा। कालीबंगा कौन सी नदी के तट पर है, घग्गर नदी, ठीक। इसके कौन है, अमलानंद घोष। ये बीबी लाल और इनको अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अमलानंद घोष को याद करें, ठीक। यह भी वर्तमान में कहाँ है, राजस्थान। और इस नाम का मतलब ही क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक। उसके बाद ये तो काम का नहीं, कोट दीजिए, फिर भी याद कर ले, सिंधु नदी, ठीक। उसके बाद रंगपुर, ठीक। नदी कौन सी है, भादर नदी, SR राव। ये भी गुजरात में ही पड़ता है, ठीक, SR राव, ठीक। उसके बाद में क्या है, रोपड़ कहाँ है, पंजाब। रोपड़ पंजाब है। नदी कौन सी है आपकी, सतलज नदी, है ना, पंजाब में बहती है। सतलज नदी बहती कि नहीं बहती पंजाब में, पक्का पक्का बहती है। सिंधु की सहायक है कि चनाब की सहायक है, मुक्का मारूंगा एक, तो पढ़े नहीं जियोग्राफी। चलिए ठीक है, रोपड़ कहाँ है, सतलज, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा। चलिए पंजाब। उसके बाद लोथल, बोलना है ना, लोथल कौन है, भोगवा नदी, है ना, SR राव, ठीक है। गुजरात का, ठीक, ये गुजरात में पड़ता है, तटीय एरिया है। कई कई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कच्छ, ठीक। उठा लो, गुड मॉर्निंग बोल दो बाजू वाले को, ठीक। उसके बाद आलमगीरपुर, हिंडन नदी, ठीक। आलमगीरपुर क्या है, हिंडन नदी, ठीक। कौन है, सुतका गेंडोर, दाश्क, है ना, सबसे क्या है ये, सबसे पश्चिमी स्थल, ठीक। उसके बाद बनावली, ये कहाँ है ना, सरस्वती नदी है कहाँ पर, धौलावीरा, गुजरात, है ना, सबसे बड़ा शहर। अभी लेटेस्ट इसको किस में शामिल किया गया है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे। ये इनको अभी इतने याद करने की जरूरत नहीं, हर लोकेशन का आपको खोज करते याद करने की जरूरत नहीं। जो मेन साइट्स हैं उनका बस आपको याद करके चलना है। अगर मान के चलो आपको ये पूछ भी लिया, मान के चलते कौन सा कटवा है, आलमगीरपुर, ठीक। और आपको ऑप्शन में लोथल, रोपड़ और रंगपुर दिया रहेगा, आप वैसे ही काट लेंगे उसको एलिमिनेशन मेथड से। आपको पता नहीं कि ये जो फलाना व्यक्ति, इसका नाम इन तीनों नाम में तो नहीं सुने, बचा कौन सा, चौथा। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आता है, पूरा को नहीं पढ़ सकते आप, ठीक है, सब चीज़ नहीं पढ़ सकते, दिमाग फट जाएगा उससे। ये आपको क्या हो गया, इतना तो अपन याद कर लिए। आप थोड़ा सा आगे आते हैं, है ना। चलिए अब थोड़े से जो स्थल प्राप्त हुए ना उनको देख लेते हैं, मतलब स्थल बोलता हूँ, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको देखते हैं, ठीक। थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, बस आप लोगों को मिट्टी हटाना है ऊपर से। अरे यार ये ऐसा, चलिए कोई बात नहीं। हड़प्पा, अब मैं पूछना शुरू करता हूँ, कौन सी नदी के तट पर है, रावी नदी। खोज करता कौन है, दयाराम साहनी। सबसे पहला स्थल खोजा गया वो कौन सा है, हड़प्पा, ठीक है। अब यहाँ से प्राप्त स्थलों को देखिए। सबसे पहला क्या है, कब्रिस्तान, R37, है ना। ये नाम दिया गया खोज करते समय, तो बस उसी का R37 में पूछना मत कि क्या है क्यों है, बस कब्रिस्तान R37 नंबरिंग का कहाँ पर से प्राप्त हुआ आपको, हड़प्पा से, ठीक। उसके बाद शवधान पेटिका, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। शंका बनाने वाली ये आपके इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा।
है ना, उर्वरता की देवी, मतलब एक ऐसी आपको मूर्ति प्राप्त हुई है, तो स्त्री के गर्भ से क्या निकलता हुआ दिखाया गया आपको, पौधा, ठीक है। इसको किसकी देवी माना गया है, उर्वरता की देवी, है ना। हमारी धरती माँ से देती है कि नहीं देती है ना, बस ठीक है। उसके बाद गेहूँ व जौ के दाने। सिंधु घाटी सभ्यता में फसल तो उगाई रहे थे, कृषि हो ही रही थी। सबसे प्रमुख फसलों में से कौन से थे, गेहूँ और जौ। धान नहीं था, है ना, धान नहीं था, ठीक है। सबसे मेन चीज़ आप याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन से घुमा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख फसल कौन सी, धान थी, नहीं। कौन सा था, गेहूँ और जौ। ऐसे भी पकड़ सकते हैं, जियोग्राफी थोड़ा बहुत अगर जानते हो तो। जिस एरिया में अपन पढ़ रहे हैं वहाँ पर धान नहीं होता धान की फसल नहीं हो सकती उतनी, गेहूँ के लिए ज़बरदस्त है वो, है ना। आपके पंजाब में क्या ज़्यादा होता है, गेहूँ। वो जो बेल्ट है हरियाणा पंजाब वाले में, रबी फसल के लिए क्या है, ज़्यादा है, धान होता है। वैसा नहीं कि एकदम धान तो होता है, क्या बात कर रहे हो सर, इस टाइप नहीं बोलना है, होता है, आज कहीं पर भी उगा सकते हो, लेकिन प्रमुखतः जियोग्राफी के हिसाब से चलेंगे तो वो एरिया किसके लिए ज़बरदस्त है, रबी फसलों के लिए, ठीक है। उसके बाद उर्वरता की देवी कहाँ से प्राप्त है आपको, हड़प्पा से। उसके बाद गेहूँ जौ के दाने, अन्नागार, है ना, अन्नागार कहने का मतलब स्टोर रूम, गोडाउन, भंडार गृह, ठीक। उसके बाद मेन सबसे इंपॉर्टेंट स्वास्तिक और चक्र के स्वास्थ्य, है ना, स्वास्तिक और, है ना। अब इसमें आप लोग इधर ओम ओम बना लें, उसके बाद कुछ और रंगोली कर लें तो नहीं पता मेरे को, ठीक है, लेकिन एकदम इस डिज़ाइन का नहीं था, थोड़ा बहुत अलग था उससे, ठीक है। स्वास्तिक और चक्र कहाँ से मिले आपको, हड़प्पा से, ठीक। सीपी का पैमाना, पैमाना मतलब स्केल, पैमाना मतलब क्या होता है, स्केल। किसका बना हुआ था, सीपी। क्या होता है, माला किसकी पहनते हैं आप लोग, और कहाँ से मिलता है वो, समुद्र सीपीओ के अंदर रहता है, ठीक है। कान में पहने मोती, कहाँ से है नहीं पता है चलिए, फार्मिंग की जाती है इसकी, ठीक है। 3-4 चीज़ काम के हैं, कब्रिस्तान, ठीक है, कहाँ पर है, हड़प्पा। उसके बाद उर्वरता की देवी, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा कहाँ पर है, हड़प्पा, ठीक। गेहूँ जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक और चक्र के साक्ष, ये कहाँ पर से मिले आपको, है ना। और सीपी का क्या, पैमाना, स्केल जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा मेन शहर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। कौन सी नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर, है ना। और खोजकर्ता कौन है इसके, राखालदास बनर्जी। अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेस वाइज, ठीक है। मोहनजोदड़ो को ही आप क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। जैसे कालीबंगा का नाम का अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ, तो इस नाम का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला, ठीक है। सबसे मेन वृहद स्नानागार, ठीक। मॉडर्न डे में कहें तो स्विमिंग पूल, और गांव की भाषा में कहें तरिया, ठीक है, पचरी के साथ में, है नहीं, तो वृहद स्नानागार, ठीक है। मातृ देवी की क्या, मूर्ति, है ना। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना कि वृहद स्नानागार आपको किस क्षेत्र से प्राप्त हुए, है ना, मोहनजोदड़ो, ठीक। उसके बाद मातृ देवी की क्या, मूर्ति, ठीक। उसके बाद कांसे की, देखिए, अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता को आप कौन सी सभ्यता भी और बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता, है ना। देखिए, जब अपन पाषाण काल से आए, ये देखो ऐसा, कांसा किसको बोलते हैं आप लोग, कांसा किसको बोलते हैं, इन दोनों को जब आप मिलाते तो क्या मिलता है आपको, ठीक है। तो देखो हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री बता दिया ठीक है। कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो उस समय हम कहाँ तक आगे आ चुके थे, हम मिश्र धातु तक आ चुके थे, ठीक है। हमारा इंजीनियरिंग कहाँ तक चला गया था, मिश्र धातु। अब अभी दो धातु को मिलाएंगे तो वही तो क्या है, मिश्र धातु है कि नहीं है, ठीक है। तो कैसी सभ्यता थी वो, कांस्य युगीन, क्योंकि आपने किसका प्रयोग शुरुआत कर दिया था, कांसे का, ठीक है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आप कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। इसलिए आपको जो मूर्ति देखने को मिली किसकी मिली है, कांसे की, है ना। आप लोग अभी सबसे सस्ता मूर्ति कौन सा है उसका बनवाते हैं, जैसे घर में मूर्ति बनवाना, चांदी बनवा ली फट से, है नहीं। कहने का मतलब आज के डेट में आप चांदी से ज़्यादा क्या यूज टू है, बनवा लेते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ता है। उस समय उन लोग कांसे से यूज टू थे ज़्यादा, ठीक। तो कांसे की नृत्यरत मूर्ति। उसके बाद ये मेन आपके लिए क्या है, पशुपतिनाथ की मूर्ति, ठीक। पशुपतिनाथ की मूर्ति, माना जाता है कि शिव जी
से इसको थोड़ा सा कोरिलेट करके देखा जाता है। इतिहासकार इसको शिव जी से कोरिलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो पशुपतिनाथ की मूर्ति भी कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति कहाँ है? मोहनजोदड़ो। ये क्या हो गया इसको? ये क्या हो गया? आ गया, बाप रे। ठीक है, उसके बाद पशुपतिनाथ की मूर्ति। ठीक है, उसके बाद हाथी का कपाल खंड। हाथी का कपाल खंड, सर का जो हड्डी है वही क्या है? कपाल खंड है ना। तो ये हाथी की हड्डी पूछ लिया जाए, सर की हड्डी कहाँ? खोपड़ी बोले तो कहाँ है आपको? मोहनजोदड़ो। ठीक, उसके बाद गीली मिट्टी के दिए। अब पता नहीं कितने गीले थे और कितने सूखे थे, भगवान जाने। ठीक है, गले हुए तांबे के ढेर, ये उतना काम का नहीं। ठीक, ये आपके काम का है, अवशेष। ठीक है, मिट्टी का तराजू उतना काम का नहीं, सबसे बड़ी ईंट के साक्ष ये। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें ना। सबसे पहला क्या है? बृहद स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी। ठीक, ये तो एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पशुपतिनाथ। ठीक, उसके बाद हाथी का कपाल खंड, कुंभकारों के 6 भट्टे, और उसके बाद में क्या है? सबसे बड़ी क्योंकि साक्ष्य। क्योंकि पूरा पूरा आप याद नहीं कर सकते है ना, सीमा है आपकी भी, तो एकदम याद करने के लिए आप नहीं जाएंगे। ठीक, ये चार्ट जैसा भी होगा मिल जाएगा। तो जो जो हाईलाइट अपन कर रहे हैं उनको तो कम से कम आपको आरंभिक तौर पर पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आई कहाँ? चन्हूदड़ो। ठीक, कौन सी नदी के तट पर है? सिंधु नदी। खोज करता कौन है? मजूमदार। ठीक, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मेकअप का सामान। ठीक है, चन्हूदड़ो से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है? लिपस्टिक। ठीक है, तो महिलाएं कहीं भी रहें तो करना ही नहीं, ठीक है, बनी ही इसलिए, भगवान ने बनाया उनको इसलिए। ठीक, लड़कों जैसे जो टाइप की थोड़ी है, तैयार होने के लिए भगवान ने बनाया उनको। ठीक है, ठीक है, तो आपको लिपस्टिक वाला। ठीक, और वक्राकार ईंटें है ना, वक्राकार ईंटें मतलब राउंड शेप में, ऐसा मान लिया। ठीक, तो इसके लिए 2 चीज़, चन्हूदड़ो से आपको क्या मिला है? लिपस्टिक। और कहने का मतलब ये है जो आभूषण वाली जो चीज़ें ना, जैसे छत्तीसगढ़िया बोलते मनियारी दुकान बोलते नहीं, तो मनियारी से रिलेटेड चीज़ आपको कहाँ? चन्हूदड़ो, कंघी, लिपस्टिक है ना। मन के मतलब चूड़ी। और क्या होता है? और किसको बोलते हैं? मन के आभूषण जो बनते हैं ना, जो आप इस्तेमाल करते हैं, चूड़ी और ये सारी चीज़ें, वो सब किस में आते हैं? मन के बनाने के कारखाने भी आपको कहाँ मिले हैं? चन्हूदड़ो में। ठीक है, तो कुल मिला के मनियारी दुकान कौन है यहाँ का? चन्हूदड़ो। शॉपिंग करने आप कहाँ जाते हैं? चन्हूदड़ो। ठीक, उसके बाद कालीबंगा। ठीक है, इसमें ले आपके काम का कौन सा है? है ना, ये देखिए, कांच व मिट्टी की क्या? चूड़ियाँ। कालीबंगा से पकड़ के रखेंगे क्या आप? चूड़ियों को। ठीक है, उसके बाद जुते हुए खेत के साक्ष। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। पक्का? कौन सी नदी के तट पर है? पक्का? फोन ऑफ फ्रेंड करवा लें है ना। और राज्य कौन सा है? लगभग राजस्थान। तो आपको कालीबंगा से क्या याद रखना है? चूड़ी याद रखना है, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ। जुते हुए खेत के साक्ष कहाँ से मिले हैं आपको? कालीबंगा। ठीक, बाकी सूती कपड़े के छाप, सिलबट्टा, ये किसी काम का है। ठीक है, उसके बाद ये लोथल है ना, लोथल। ठीक, लोथल कहाँ पड़ता है? ये गुजरात। लोथल कहाँ है? गुजरात। विशेष क्या है इसका? बंदरगाह। ये देखो लिखा है यहाँ पर, बंदरगाह शहर। कौन सा है? तो क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि यहाँ पर से क्या है? बिजनेस होने के क्या साक्ष्य मिला है आपको, है ना। यहाँ पर आपको क्या मिला है? बंदरगाह। ठीक, धान चावल बाजरे के साथ देखिए, मेन ये फारस की मुहर। तो ये आपको बताता है कि भाई इस एरिया से आपका बिजनेस कहाँ तक था? फारस। फारस किस क्षेत्र को बोलते हैं आप लोग? मतलब गल्फ वाले क्षेत्र को आप फारस बोलते हैं, है। तो आज मॉडर्न डे में ईरान बस बन के रह गया, टूट गया। बाकी जो जितने भी उस समय खाड़ी के देश थे वो क्या? फारस वाले थे। फारस की खाड़ी सुने, बस वो एरिया क्या है। तो ये बताता है कि भाई आपका सिंधु घाटी सभ्यता का बिजनेस कहाँ तक था? फारस के लोगों से था। इसलिए फारस की मोहरें आपको कहाँ देखने को मिली है? लोथल। और समुद्र तट से निकटता की वजह से आप इसको क्या मानते हैं कि यहाँ पर क्या था? बंदरगाह रहा होगा, ऐसा आप अनुमान लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद
मन का उद्योग के साक्ष्य, ठीक, यहाँ पर भी है। उसके बाद मेन ये है दिशा मापक यंत्र, कंपस जिसको आप बोलते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, छोटा दिशा मापक यंत्र। अब बाहर के लोग आएंगे बिजनेस करने तो दिशा मापक यंत्र लेकर आएंगे नहीं आएंगे, है ना। वास्को डी गामा खोज डाले थे कैंपस, कैंपस बोलता हूँ, कैंपस तो जूता हो गया, कंपस, ठीक है। तो लोथल से आपको क्या याद रखना है, बंदरगाह, ठीक। धान की भूसी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल, ठीक। अब सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये कहाँ पड़ता है ना, पाकिस्तान में पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है घोड़े की अस्थियाँ, है ना, वहाँ पर हाथी की हड्डियाँ देखे थे आप, है ना, ठीक है। सुरकोतड़ा में क्या है, घोड़े की अस्थियाँ, है ना, और एक विशेष प्रकार का कब्र का कहने का मतलब साथ में और किसी को दबा दिए, आदमी नहीं पड़े कुत्ते को भी दबा दिए साथ साथ, है ना। तो इस प्रकार का देखने को मिला, लेकिन आपको घोड़े की अस्थियाँ याद रखना है। और उसके बाद बनावली, ये कहाँ पड़ता है, पक्का एक एक मुक्का पड़ जाए, नहीं सर, गुजरात। अब भी याद किए चिल्ला चिल्ला के, उसके बाद ये हालत है आप लोग का, पक्का पंजाब, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़, ठीक है, आप याद कर लेना आप लोग। क्या है देखिए, हल की आकृति वाले, है ना, उसके बाद जौर, तांबे के बाण आदि, ठीक। बाणा हो गया, अरे यार बाण, तीर भाला, फिर लॉक हो गया, पेन में क्लिक करो सर। ठीक, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इतने ही सारे प्लेस का आपको क्या साक्ष्य याद करना है। बाकी जो अपन नाम पिछले पर देखे, कौन खोज करता है, रावी नदी, ये वो, ठीक। कितना टाइम हो गया, ये थोड़ा सा समाज बता देते तो फिर चलिए, जब तक मैडम नॉक नहीं करती बता देते, ठीक है। अब थोड़ा सा समाज को देख लें, ये समझ में आ गया ना, हल्का सा बस रिवीजन करना आप इसको, अभी पढ़ लिए ना आप, बस जब भी घर जाएंगे तो जो भी नोट्स आपके पास में होगा, जिससे भी आप पढ़ रहे होंगे, बस उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लेना, बस बैठ के से झूपना नहीं है माला कस की हड़प्पा रावी ने, ऐसा नहीं, चुपचाप बस गुजार लेना अपने आंखों सामने से, वो याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा समाज को देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या समाज में आपको देखने को मिलता है। समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक, ठीक है, क्योंकि ये इसके साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं, मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिली है आपको, मौजूद से मिली कि नहीं मिली है कि नहीं। और ऊपर से महिला के गर्भ से क्या दिखाया गया है, पौधा। तो कहने का मतलब महिला की स्थिति क्या है, सम्मानजनक रही है, और समाज भी कैसा है, मातृसत्तात्मक। आज ऐसा है क्या, है तो घर में किसका चलता है, घर के चार दीवारी तक मम्मी का, जैसी बाहर चौंकाट हो तो पापा का हो जाता है। और ये ऑटो ट्यून में होता है, मम्मी पापा लोग, उनको पता होता है, ये बॉडी उनका स्ट्रक्चर पकड़ चुका होता है इसको। जैसी घर से बाहर निकलना तब किसका राज है, पापा का, और जैसी घर के अंदर आ गए तो नहीं बनाओ खाना, जा ऐसी गई, पापा भी चुपचाप बैठे, ले भाई जे बना देवे तल खा ले, वो ऐसे, है नहीं। समाज कैसा है, मातृसत्तात्मक है आपका, ठीक है। उसके बाद अगर आप पूछ ले जाए लिपि आपको कैसे देखने को मिलती है, लिपि आपकी कैसी है, भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक कहने का मतलब आप इसको पढ़ नहीं पाए, है ना। और इसको लिखने का पैटर्न कैसा होता था, आप कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, आप ऐसे चलते हैं, लेकिन उन लोग ऐसे लिखते थे, राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं, इसलिए आप इसको पढ़ भी नहीं पाए कभी, ठीक है। भाव चित्रात्मक कहने का मतलब चित्रों के माध्यम से इंडिकेशन आपको देखने को मिला है, इसलिए वो लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। आप पढ़ पाएँ क्या उसको, नहीं पढ़ पाएँ, ठीक है। मुहर वगैरह आपको क्या देखने को मिला है, सिलखेड़ी से बने क्या आपको मुहर देखने को मिले। सिलखेड़ी मतलब एक सॉफ्ट पत्थर होता है ना, जिसको आप आसानी से काट सकते हैं। जैसे कि आप वो देखें, अरे वो मंदिर में जाओ तो नाम नहीं बनवाते हैं, संगमरमर,
संगमरमर सॉफ्ट होता है, बहुत आसानी से कट लग जाता है उसमें, है ना। तो वैसे और भी पत्थर आता है जिसको आप क्या बोलते हैं, सिलगेड़ी, एक प्रकार का रत्न नहीं होता ये बहुत जल्दी से इसमें क्या बढ़ जाता है, मार्किंग हो जाता है। जैसे आप खरोच देंगे ताकत लगा के तो इसमें डिज़ाइन बन जाएगा। तो इससे बने हुए क्या मिले हैं आपको, मुहर मिले हैं, ठीक है, सिलगेड़ी के मुहर। लिपि कैसी थी आपकी, भावचित्रात्मक। समाज कैसा था आपका, मातृसत्तात्मक, ठीक। आप इसको पढ़ पाए हैं क्या, नहीं पढ़ पाए, ठीक है। और इस भावचित्रात्मक में भी सबसे ज़्यादा आपको आकृति देखने को मिलती है यू आकृति, है ना, यू आकृति और मछली का चिन्ह, मछली का चिन्ह, ठीक है। इस शैली में जहाँ पर भी आपको देखने को मिला है ना। अच्छा, अपन दिशा सूचक यंत्र पढ़ेंगे, पढ़े लोथल में पढ़े ना, ठीक। तो सिलखेड़ी की मोहर हो गया। अच्छा, तांबे से बड़ी प्रचलित है लोग या परिचित थे, तो तांबे का कांसा से परिचित है, तो तांबा तो मेन इंग्रेडिएंट है क्या। अब आप लोग को चाय पीना है, अब कॉफ़ी और चाय पत्ती में फ़र्क ही नहीं पता है तो फिर कैसे बना पाएंगे, तो आपको कॉफ़ी चाय पत्ती से भी परिचित होना पड़ेगा, ठीक है। तो तांबे का उस समय सबसे प्रसिद्ध स्थान क्या था, खेतड़ी। ये कहाँ है, राजस्थान, खेतड़ी राजस्थान। अर्थव्यवस्था कैसी थी, व्यापार आधारित, है ना, कृषि भी करते थे, ठीक है। और कृषि कौन सा मुख्य फसल है आपका, गेहूँ और जौ, और भी कपास, और तीसरा क्या है, कपास। सबसे पहली बार आपको इतिहास में कपास के पहले साक्ष्य देखने को मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना। आप पाषाण काल में भी कपास नहीं देखते हैं। सबसे पहला साक्ष्य आपको कपास का कहाँ देखने को मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में। इसलिए आप सूती वस्त्रों का भी उल्लेख देखें, क्योंकि कपास से क्या बने हैं, सूती वस्त्र, ठीक है, क्लियर है। तांबे का मेन क्षेत्र क्या था, खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और क्या बच गया इसमें, समाज आर्थिक स्थिति देख लिए, कॉइन वगैरह तो चलिए, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी, लोहे का साक्ष्य नहीं मिला सर, तांबा का नहीं, लोहे का नहीं मिला, लोहे का आपको आगे मिलेगा, है ना। वो वैदिक के बाद में और ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलेगा। तो अभी तक इन लोग तांबे और कांसे से क्या है, तो जो हल जो यूज करते थे उसको किसका हिस्सा, कांसा, ठीक है। चलिए, आप देख लिए, उदय देख लिए, सिंधु घाटी सभ्यता, टाइम फ्रेम देख लिए, ठीक, वैदिक काल से पहले की है ना, और पाषाण और वैदिक के बीच की है ये, ठीक। उसके बाद में आपकी वैदिक काल आएगी, और उसके बाद में क्या है आपकी सिंधु, उसके बाद में क्या है सिंधु। टाइम क्या है, लगभग 2500 से लेके 1750 BC, ठीक, आप इस टाइम को मानते हैं। लेकिन अचानक से इस सभ्यता का पतन हो गया, लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि क्या कारण था। तो अलग अलग इतिहासकारों ने क्या है, अपने अलग अलग मत दिए हैं, ठीक है। पहला कौन है, गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर, है ना। इनसे अगर पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो ये बोले क्या, बाह्य व आर्यों का आक्रमण। और आर्य कहा जाता है वैदिक काल के लोगों को। इनका मानना है कि जब वैदिक आर्य आए, है ना, है ना, चाइल्ड, हाँ हाँ हाँ, भले लड़का जैसा नाम है लेकिन है तो ठीक है ना। गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर, है ना। इन्होंने क्या कारण बताया भाई, आर्यों का आक्रमण। कहने का मतलब एक क्षेत्र में दूसरी सभ्यता कैसे आ गई, तो बोले जो दूसरे लोग आए उन लोग क्या कर दिए, मार पीट के बराबर कर दिए, ठीक है। तो ये, लेकिन ये इतना तर्क संगत लगता नहीं है, क्योंकि जैसे मान के चलो आप लोग यहाँ रह रहे हैं, कोई आके आपको पीट पाट के बराबर कर दिया, तो स्ट्रक्चर तो वही रहेगा ना, ये स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। आप ही को मार गए हैं तो सोएंगे बसेंगे तो यहीं है कि नहीं। लेकिन आप देखते हैं कि पूरा सिंधु घाटी सभ्यता ही क्या हो गई, पूरी पूरी गायब ही हो गई थी, समूल गायब हो गई, है ना। तो ये पहला कारण ये देने की कोशिश किया। उसके बाद जॉन मार्शल, कहाँ नाम सुने जॉन मार्शल का, ठीक है। तो आप फिर यहाँ पर जॉन मार्शल को पकड़ें और अर्नेस्ट मैके को, ठीक। ये क्या बोले हैं, बाढ़, ये क्या बोले हैं, बाढ़। एक शुद्ध बाढ़ में बहा गए जानो मानो। तो इतना कौन सा बाढ़ आया जो एक ही इतने सारे लोग गायब हो गए, ठीक। ये है बाढ़। उसके बाद में क्या है, अम्लानंद घोष, इनको छोड़िए, ऑरल स्टाइन को छोड़िए। ये क्या बोले हैं, जलवायु परिवर्तन। कुल मिला के ये भी बताने की कोशिश की है कि मौसम में ऐसा कुछ परिवर्तन आया, गायब हो गए लोग,
ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से किए थे आप? गार्डन, चाइल्ड एंड व्हीलर से। क्या बताएं ये? बाह्य आक्रमण का क्या? आर्यों का आक्रमण। जॉन मार्शल क्या बताए हैं? बाढ़ है, ठीक है। अमलानंद घोष क्या बोले हैं? जलवायु परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद M.R. साहनी ये क्या बोले हैं? जल प्लावन, कहने का मतलब डूब गए, जलमग्न हो गए, ऐसे बताने की कोशिश की, क्योंकि समुद्र से तट पे थे, इनको ऐसा लगा कि सी लेवल बढ़ गया और सबके सब क्या हो गए? जलमग्न हो गए, ये बताने की कोशिश की, ठीक। उसके बाद में जॉन मार्शल फिर से आ गए क्या? इनको छोड़िए, ठीक है। उसके बाद KUR कैनेडी, KUR कैनेडी ये बोलें कि क्या है? प्राकृतिक आपदा, है ना, महामारी बताने की कोशिश की है। कोरोना से और समूल कहाँ गायब हुए थे? अपन ही गायब हो जा रहे थे अभी कोरोना में, ठीक है। तो ये सब देखो क्वेश्चन यहाँ पर से फ्रेम कर सकता है कैसे भी, चाहे तो मैच द फॉलोइंग में कर सकता है, आपको ऐसे दे देगा 4 ऑप्शन, आप उसको मैच द फॉलोइंग में जमाइए, या तो इंडिविजुअल पूछ लेगा भाई सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में जलवायु परिवर्तन का कारण किन्होंने बताया था? कौन है? अमलानंद घोष, ठीक है। तो बस आज तक की सभा यहीं तक, उसके बाद कल से वैदिक शुरू करते हैं।